चलो कल वाला जो टेस्ट लिया था उसका मैं एक एक करके तुम्हें बताती हूँ। पहला क्वेश्चन था आपका ABCD एक रेक्टेंगल है, ये ABCD एक रेक्टेंगल है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लो इसमें तो आपको फिगर दी हुई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें फिगर बनानी थी। अब किसी का तो मैंने देखा था क्या किया हुआ है, ABC यहाँ लिखा हुआ है, D यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत तरीका है। ये कंटिन्यूअसली ऑर्डर में जाता है ABCD। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं ABCD, आप जो ABCD ऐसे जो Z बनाते हैं वो गलत है। मैथ में एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है, मैम बता रही थी मेरी। क्या ये नाम एंटी क्लॉकवाइज, अभी आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, ऐसे लिखेंगे ABCD, वो भी गलत होगा, ऐसे ही उल्टा ही लिखते नहीं हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन, अरे नाम तो फिर बोलने में फिर वो ऐसे बोला जाएगा ना, DCBA, समझ गए बात को। आप लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखेंगे ऐसे कंटिन्यूअस में लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये वाला 110 का दे रखा है 110, ये वाला x दे रखा है और ये वाला y दे रखा है। हमें ये तो पता है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं ये वाले, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन इसमें अब हमें ये नहीं पता कि ये इसको बाइसेक्ट, डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसा कुछ हमें पता नहीं है। आपको इतना पता है कि ये अगर 110 का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 110 का। ये इसके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये CO = DO होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये आधा आधा बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये y है तो ये वाला भी क्या होगा, y, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है DOC। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है जिसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो अब आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में 110 डिग्री प्लस y = 180 डिग्री, 2y = 70 डिग्री, 35 डिग्री, तो y = 70/2 35 डिग्री। 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 35 डिग्री, x की वैल्यू 90 माइनस 30 माइनस 90, 30 माइनस 90 90 माइनस 35, हाँ। क्योंकि मैंने बताया ना ये पूरा एंगल 90 का होता है। रेक्टेंगल में बात समझ में आ गई, रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में भी, क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा। हाँ कहाँ पहुंच गया, समझ में आ गई ये बात। अगला क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ, ये तो सबने सही लिखा, 7 की पावर हाफ डॉट 8 की पावर हाफ, 7 8 जब 56, क्योंकि अगर पावर सेम होती है तो बेस भी इनटू हो सकते हैं, ठीक है। तो 56 की पावर हाफ, ये क्वेश्चन तो कर सकते थे आप गोविंद, सेकंड वाला नहीं किया, अच्छा मैंने तुम्हारा एमसीक्यू लिया ही नहीं था, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ द डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ रेक्टेंगल, समझ लीजिए यही वाला है हमारा रेक्टेंगल। पेपर नहीं, मैंने कपड़ा रख दिया लेकिन हाथ में चलो, ये ABC बेटा डस्टर बचते ही ना, मेरे घर ना लग जाते हैं। रेक्टेंगल है AC एंड BD इसके डायगोनल है, सेम वही वाली चीज है जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में समझाई आपको। एंड P पे ये मीट कर रहे हैं, ये P है यहाँ पे, एंगल ABD, एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, तो हमें क्या निकालना है, DPC, ये वाला एंगल निकालना है। जैसे कि मैंने उस वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, क्यों, 50, आइसोसेलेस है। AB = BP, AP ये 50 है ना, तो ये वाला 80 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितने का आ गया, 80 डिग्री, तो ये वाला भी कितने का होगा, 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट। मैंने पता नहीं कैसे किया था, पहले मैंने 50 है तो वो 40 हो गया था, उस साइड वाला 90 हो गया था, ये वाला हाँ हाँ ये हो गया था 40, हाँ फिर 40, नहीं आपको ये तो पता है कि ये 90 है, लेकिन फिर ये वाला नहीं पता, फिर निकालना ये था, कैसे किया, मैंने पता अब नहीं छोड़ो जैसे मैम भी ये है। रेक्टेंगल है, हाँ तो अगर B 50 है हाँ तो फिर A का ये वाला पार्ट होना चाहिए था ना 50, नहीं भाई, ये बाइसेक्ट हो रहा है, AP और BP इक्वल है, AP और BP इक्वल है ना। अगर आप रेक्टेंगल है ये पैरेलल लाइन मान लो, ये 50 है तो ये वाला 50 हो सकता है, तो ये वाला 40 हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट इंटीग्रल है, तो ये 50 ये 40 90 और ये वाला तो 90 होता ही है,
लेकिन उससे ये वाला एंगल थोड़ा ना मिलेगा, ये भी तो सोच। मैम को इंटीरियर एंगल का है को इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल, ये वाले, ये अंदर का और ये अंदर का और ये अंदर का और ये अंदर का, 180 डिग्री ये वाले जो होते हैं ये को इंटीरियर होते हैं, इनका सम 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव। मतलब ये को इंटीरियर एंगल लगा है। हाँ जी, वो इंटीग्रल निकालने के लिए 180 से माइनस भी करना हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द रैशनल नंबर। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो वैसे दिमाग लगाना था, जो इनके बीच में ना आए, माइनस और माइनस था दोनों, तो माइनस माइनस के बीच में कभी भी प्लस की डिजिट आ सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि -2 और -5 के बीच में पॉजिटिव डिजिट आ सकती है, अरे जो भी डिजिट आएगी वो नेगेटिव ही आएगी ना, हाँ। तो इसका आंसर आपका डी था। आ अगला सकती था है। इन द गिवन फिगर, 1/-5 तो आ सकता है 1/-5 मतलब इसका आंसर 1 था। आएगा तो नेगेटिव का ही ना, इसका आंसर 3/10 था, इसके बीच में लाई नहीं करेगा। सही था मेरा ये। चलो अब मैं बड़े क्वेश्चन बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन अब ध्यान से देखेंगे, रैशनलाइज वाला ट्रिपल डिजिट का। देखो ट्रिपल डिजिट में क्या होता है रैशनलाइज करते वक्त, सबसे पहले आपको इसको ए और बी में अलग अलग कर लेना। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको चूज कर लें, आपकी मर्जी है आप चाहें तो इसको चूज कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 + √3 को चूज कर लेते हैं, तो ये वाला ए बन गया और ये वाला बी बन गया। जब भी आप रैशनलाइज करेंगे आप उनको ए और बी की फॉर्म में लेके आएंगे पहले, ठीक। अब क्योंकि रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, इसके साइन को चेंज करके ऊपर लेके जाते हैं, तो हमें सिर्फ ये एक साइन चेंज करना है, ठीक है। अगर मैंने 2 और √7 को लिया है, नहीं बेटा कंटिन्यू ऐसे लिखा है तो √3 को बाहर लोगे फिर। मैंने यही किया था, प्लस में है तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। 2 और √7 को लिया था मैंने। 2 + √3 -√7 अपॉन में 2 + √3 -√7। समझ में आ रहा है? जहां भी समझ में ना आए टोक देना। 4 को इनसे इंटू करेंगे, 4 × 2 = 8 प्लस 4 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा? आयुष अभी आप ही बोलोगे। मैंने आपने अभी बताया 4 को √7 से करेंगे तो क्या आएगा? 4√7 अपॉन में a का स्क्वायर, a क्या है आपका? 2 + √3। नहीं बेटा ये पूरा हमने a माना है ना, पूरा ही माना है, तो इसका स्क्वायर -√7 का स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में तो हमेशा a² - b² चलेगा। अब तक इतना करते करते तो ये बात समझ में आ गई है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा, 8 + 4√3 यही आंसर है। -4√7। ऐसे कैसे यही आंसर है? कुछ भी बोले जा बस। नीचे बना जाएगा, ऐसे कैसे बना जाएगा? नहीं है तो। मतलब हद करते हो आयुष आप। एक चीज तो ध्यान दो, मैं बता रही हूँ, मैंने पेपर में आपके टेस्ट पेपर में देखा है, आप a + b का होल स्क्वायर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं बस। 2a भी ना कर रखा, a³ + b³ में भी वही किया हुआ है। फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 और √7 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा, माइनस में 7, ठीक है। आगे करेंगे इसको, ऊपर वाला सेम रहेगा, 8 + 4√3 -4√7, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 2 × 4 4√3 -7। अगली लाइन में करेंगे 8 + 4√3 -4√7। ऐसा लग रहा है पेन चली ना रे। कॉमन ले सकते हो, 4 और 3 7, किसमें से कॉमन ले? 4√3 में। 7 + 4√3 -7, 7 से 7 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा है, यहाँ ऊपर करते हैं, 8 + 4 8 + 4√3 -4√7 अपॉन में 4√3। अब देखो डिनोमिनेटर में फिर से रह गए एक, है ना, तो हमें दोबारा से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सिंगल डिजिट का जब रैशनलाइज करते हैं ना तो साइन चेंज करते हैं ना कुछ और करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली ऊपर नीचे इंटू हो जाता है, 4√3 अपॉन 4√3। तो 8 को 4 से करेंगे 32, √3 ऐसे ध्यान दो। अच्छा 8 को 4 से इंटू किया, 8 4 × 32, √3 ऐसे का ऐसा लिखा हमने, क्योंकि 8 और 4 रैशनल नंबर है, √3 इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर अलग से रहेगा। 4 4 × 16, देखो 4√3 को 4√3 से करेंगे तो 4 4 ×
16, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3, तो 16 3 जा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस 48 माइनस 4 4 जा 16 और यहाँ आ जाएगा रूट 21 और 4 4 जा 16 3 जा 48, यहाँ से 16 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर बचेगा आपका 2 रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 21 अपॉन में 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 2 रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 21 अपॉन 3। बात समझ में आई? तो जब भी 3 डिजिट वाला होगा तो आपको उसको डबल बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसको मैं आपको ये वाला लिंक भेज दूंगी, उसको वहां से उतार देना, ठीक है? जहां समझ में ना आए वापस से बोल देना। आ गया? ये वाला समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या करना है वो अब आप दोबारा से खुद से करेंगे, रैशनलाइज ही करना है। पहले रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद वो रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? नहीं समझ में आएगा फिर मैं समझाऊंगी। आंसर कितना आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 11 इसका समझा देती हूँ मैं आपको। आंसर कितना आ रहा था उसका? अब यार पॉइंट में ही आ रहा था। रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू करेंगे रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3 5। अगर मान लीजिए आप इंटू करने में दिक्कत हो ना तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 5 इंटू रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.414, रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732 अपॉन में ऐसा नहीं कर सकते 5 रूट 2 माइनस 2 माइनस 3, तो 5 इंटू इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 1.732 में से 1.414, ये 12 में कैसे 4 गए 8, 2 में से गया 1, माइनस में आएगा। 7 में 4 गए 3, 0.318 अपॉन में माइनस माइनस इसको इससे इंटू करेंगे 40 4 5 1 5 4 9 5 दिया 15 माइनस 1 आपका आ गया माइनस 1.5। आपने वो पहले क्यों रख दिया? अगर आप 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 3 कर देते फिर रखते आखिर में, क्यों? उसके बाद ये कहाँ लिखा है कि जैसा आप कह रहे हो वैसे ही होगा? वैसे हो सकता है, पूछ रहा हूँ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सही होगा मेरा। हो सकता है। तुम आपका मतलब चेक करके लग रहा है। नहीं करा, अब दिखा दिया दो, ही नहीं। अब दिखा दो। नहीं दिया। चलो अब ये आ गया समझ में? अब इजी सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, रैशनलाइज करके बस वैल्यू पुट करनी है। आपको आता था रैशनलाइज? अभी आया समझ में? पक्का प्रैक्टिस करनी है इसकी, आरटी से जितने भी क्वेश्चन है सारे करने हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें क्या था, ये आपको पैरेलल लाइन दी हुई थी, इसका फिगर दिया हुआ था और ये ऐसे दिया हुआ था, ठीक है? ए ई और बी यह आपका एफ दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है क्यू डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है पी डिग्री, ये है सी डी और ये है जी। मतलब उसके साइड में आर था। हाँ जी, यहाँ पे आर। गिवन क्या क्या है? सबसे पहले आप गिवन चीजें लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, और प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है P प्लस क्यू। हाँ जी, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए आप क्या, या तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए पैरेलल की, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है? ये वाला एंगल 1 है, मतलब कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ए बी पैरेलल टू ई एफ, नहीं ई जी तो है ही, एफ एच, मैं ये एफ एच कर लेती हूँ। एफ भी है मैम। अच्छा एफ भी है, जी एच आई, ठीक है? हमने यहाँ पे एच आई को कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक और पैरेलल लाइन कर दी। अब हमारा एंगल क्यू जो है, क्यू किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्यू के बराबर आएगा। इतना समझ में आ गया? अब आपको पता है क्योंकि ए बी, अब हम इसका प्रूफ देंगे, ए बी पैरेलल टू एच आई, सो पी डिग्री प्लस एंगल 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पी और एन, रीजन क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ये दोनों कैसे हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। 180 डिग्री का हो गया, समझ में आया? थोड़ा उधर कर लो।
उसके बाद सेम यही चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल 2, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट यस HI पैरेलल टू CD, HI CD के पैरेलल है, सो R डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, समझ लो ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, आप लिखेंगे बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन, बाय एडिंग बोथ 1 and 2। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरा क्या, देखो ऐड करते हुए क्या होता है, इक्वल का साइन है ना, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल के इधर मतलब इसके अंदर इसको प्लस कर दूंगी, इसके, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए जैसा मुझे प्रूव करना है, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू R डिग्री। तो इसके अंदर इसको प्लस करूंगी और इसके अंदर इसको प्लस करूंगी, तो क्या आ जाएगा, P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 प्लस R। ठीक है भाई, पहले तो हमने देख लिया कि P और 1 मिला के 180 हो रहा है और 2 और R हमारे इक्वल हैं। अब दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर दे रही हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 और 2 किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो P प्लस Q, R को इधर माइनस में ले आते हैं, इज इक्वल टू 180। और ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है, इसका और भी तरीके हो सकते हैं, वो आप ढूंढ सकते हो, आप अलग अलग तरीके से बता सकते हो करके। ठीक है, हाँ इस ट्रांसवर्सल लाइन को ले जाओ नीचे तक यूं। हाँ, मैंने दोनों ट्रांसवर्सल लाइन को ऐसे क्रॉस बना दिया था, और लेकिन क्रॉस बनाने के बाद आपका प्रॉपर ट्रांसवर्सल का रूल फॉलो होना चाहिए। 8-10 ठीक है, बात समझ में आ गया, इसी से क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं वैसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा पेपर चेक हो गया, दे दो फिर, देखना है मेरे को। शायद देखते हो। अगला है आपका, ये तो बेटा आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, AB और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है। कौन सी बुक का है? NCERT का नहीं है। अच्छा, वो भी सकता है। CD और EF पेपर मैंने बनाया है, मुझे नहीं पता है। ये वाला है एंगल Y, ये वाला है एंगल X, ये वाला है 55 डिग्री और ये वाला है Z। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना था, XYZ निकालना था। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या चीज है, गिवन है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंड AE परपेंडिकुलर AB। मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर आ रही है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 3 नंबर का नहीं था है? क्वेश्चन 3 नंबर का। मैंने मैं कर दो, इसका आंसर है 4। ठीक है, ऐसे अगर ये वाला 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी पूरा 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर परपेंडिकुलर है, इसीलिए परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का होता है। तो आप लिखेंगे Z प्लस 55 इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन देंगे 90 क्यों, 180 परपेंडिकुलर AB। 180 नहीं होता कंसेक्यूटिव एंगल, इन दोनों का टोटल 180 होगा ना, और वो 55 प्लस y तो 180 होगा ना। मैं y की बात क्या कर रही हूँ, 55 प्लस z की बात कर रही हूँ। हाँ। अगर ये वाला 90 है तो ये वाला भी तो पूरा 90 डिग्री का होगा। हाँ। ठीक है, तो z की वैल्यू कैसे आ गई, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 35 डिग्री आ गई। अगर z आपका 35 है तो y भी किसके बराबर है, 35। आप लिखेंगे z इज इक्वल टू x नहीं y z इज इक्वल टू y, रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मतलब y की वैल्यू भी क्या आ गई, 35 डिग्री, ये भी आ गया हमारा। फिर लीनियर पेयर बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ये 35 है लीनियर पेयर बना दो ना, उधर y के उस साइड पे लीनियर और को इंटीरियर हो जाएगा। नहीं, सॉरी, मैं भी क्या कह रही हूँ, देखो, अरे z और y कैसे इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अच्छा AE है वहाँ। यस, मैं भी वही, देखो अभी गलत बता देती तुम्हें। 55 और y दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर है, तो आप लिखेंगे y। हाँ जी बेटा, हाँ आपने ट्रायंगल मान के किया, वो भी ठीक था, लेकिन उसमें जरा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा पता चल रहा है
ये दोनों मिला के क्या करें 180 डिग्री। रीजन क्या है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 125 55 125। ये 125 आ गया। तो एक बाहर का और एक अंदर का 125 x इज इक्वल टू y। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हाँ, पता है। एक्सियम एक्सियम है एक्सियम होता है। आ गया 125। ठीक है, मेरा तो शायद से 3 अब आपका कौन सा क्वेश्चन बच गया है? हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है भाई। रूट 13 को नंबर लाइन में लोकेट करना, ये तो मैंने बता रखा है आप लोगों को पहले से ही। आएगा? चल मैं बता रही हूँ, चेक करिए। रूट 13 इज इक्वल टू रूट 2 देखो। का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। रूट 13 है, तो अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे करना है तो ये मेरा 0 है, मैं उंगली से कर रहा था, 1 मैं 2 बस ना 3 4। तो अगर मैं इसको ओ और यहाँ पे ए मान के चलूँ तो ऊपर कोई भी मेरा ओ ए बी ओ भी आएगा। तो आप लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसकी आपको पेयरिंग करनी है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपकी मर्जी, आप इसमें से किसी को भी बेस माने किसी को भी परपेंडिकुलर माने। ठीक है, 4 प्लस 9 ये आ गया रूट 13। तो मान लीजिए मैं 3 को ले रही हूँ बेस, तो मैंने 3 को यहाँ बेस ले लिया। इसके ऊपर क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। परपेंडिकुलर है। 2 तक ले जाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है 2 को हम ले लेंगे परपेंडिकुलर। इसको मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, इसको मैंने बेस ले लिया। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से 2 ऐसे मेजर करके इधर लगाना है। ये हो गया। इसको फिर ऐसे मिलाना है और यहाँ पे अपना कंपास रख के, यहाँ पे इस 0 पे अपना कंपास रख के वहाँ से ऐसे 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 डॉट लाइन। मैंने भी यही किया था। मतलब ऐसे सेम यही स्केल और कंपास था ही नहीं, मैंने वही लेकिन किया। अगले टेस्ट में आप लोग लेके आएंगे। ठीक है, अगले टेस्ट में कंपास वगैरह आपके पास होना चाहिए। ठीक, नहीं समझ में आए बता देना मेरे को, फिर से इसकी पूरी वीडियो भी बना रखी है मैंने। वैसे तो इजी है छोटा लेकिन इसकी पूरी वीडियो बना रखी है। देखी थी वीडियो। देख ये लीजिए, देख। समझ आ गया? भूल गए थे ना वैसे तो। चलिए अब है राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जरूर सीख लीजिए। जैसे ये है, इसका क्यूब है √3 और √5। अभी आपको नॉर्मली कहा जाए असेंडिंग डिसेंडिंग लिख तो यूं लिख दोगे। रूट 5 का वो 6 था ऊपर। चलो नहीं लिखा था 6। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 1/3। इसको कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 1/2। इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/6। तो सबसे पहले आपको इनकी पावर को क्या करना है इक्विवेलेंट करना है। 6 के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। 2 की पावर 1/3 को ऊपर भी 2 से इंटू नीचे भी 2 से इंटू, 3 को 1/2 को ऊपर भी 3 से इंटू ये भी, और यहाँ तो भाई 1/6 है तो 1 से इंटू कर देंगे। पता है ना मैंने क्यों करा ऐसा, ताकि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया अब यहाँ पे, इसका मैं कर दूंगी 2 की पावर 2/6, 3 की पावर 3/6, 5 की पावर 1/6। तो मैं इसमें से ना 2 की पावर ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 1/6 लिख सकते हैं बच्चे, बताओ। हाँ, तो √2 की पावर 2। नहीं, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो ये क्या हो गया मेरा 4 की पावर 1/6, ये हो गया 27 की पावर 1/6 और ये 5 की पावर 1/6। मतलब आप देखो सबकी पावर हो गई बराबर। तो सबसे पहले आपको ये पावर्स को बराबर करना पड़ेगा। अब बेस को कंपेयर कर लो, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, ये सबसे बड़ा है, फिर ये है और फिर ये है। तो आपका आंसर आ गया इसका ये वाला √3 √5 और फिर √2। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। बात समझ गए हैं? कौन सा वाला? देखो 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 एलसीएम सबसे पहले आपको मैं इसको एक और तरीके से बता देती हूँ, अगर ये वाला ऐसे नहीं समझ में आया। तरीका मतलब यही है कि इसको करने का, लिखने का। ये तो पता चल गया ना कि ये ऐसे ऐसे लिखा। अब आपको क्या करना है, इसके बेस के जो डेनोमिनेटर, पावर के जो डेनोमिनेटर है ना, इनका एलसीएम ले लेना है। तो ये आ जाएगा आपका 3 1 2 2 से आ जाएगा 6 आ गया। एलसीएम क्या आ गया 6। तो आपको क्या करना है, अलग से आप ऐसे कर लो।
अच्छा ये वाला समझ आ गया था। तो मैंने इसको मैं सेम किया, तो ये हो गया आपका 2/6 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, इसको इंटू 3 कर दिया, इसको 1 ही रहने दिया। तो 3 की पावर 1/6 3/6, 5 की पावर 1/6। पर देखो मुझे तो 1/6 करना है ना, तो मैं इसमें से 2 और 3 बाहर निकाल लूंगी। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी 2 की पावर 2 इंटू 1/6, 3 की पावर 3 इंटू 1/6 और 5 की पावर है 1/6। तो ये जो होल पावर है इसको तो मैं 2 की पावर 2 कर सकती हूँ, 2 की पावर 2 4, तो ये आपका हो गया 4 की पावर 1/6, 3 की पावर 3 यानी 27 की पावर 1/6, 5 की पावर ऑलरेडी 1/6 है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे में हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे में इनकी पावर जो है वो इक्वल नहीं है अभी, ये इक्विवेलेंट हैं बट इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, पावर इक्वल हो गई। जैसे आपकी नॉर्मली आप ऐसे करते हो 2 5 6, अब आपको पता है ना सबकी पावर 1 है, ये इक्वल है, तो ऐसे ही हमने इनको भी इक्वल कर दिया। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ लो लाइन्स एंड एंगल्स का, जो किसी को भी समझ नहीं आया, मुझे ऐसा लगा। कौन सा वाला? लास्ट वाला क्यों ऐसे आपने कैसे गलती करी, मुझे तो वही समझ में नहीं कितनी नोटबुक में लिखा था आया। क्या वही क्वेश्चन, फिर उसने वहां से कर लिया? हाँ उसमें उधर से पेज फाड़ा था मैंने, ये नहीं देखा कि गड़ा पर रास्ते पर वेट करते हुए आ रहा पढ़ते हुए आपने है। नहीं, फिर पूरा नहीं किया। अगर चीटिंग करो तो पूरा ही कर देता। छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे बोल रहा था तू वीडियो भी देखता है। मुझे बोल रहा था करने वाला क्वेश्चन आएगा है POQ, आज पता नहीं कहाँ रहेगा। अच्छा POQ एक लाइन है, OR इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। OS एक रे है जो इन दोनों एंगल्स को दो हिस्सों में बांटती है, बट बराबर नहीं बांटती, बस बांटती है। गिवन और प्रूव दैट तो आप लिख ही लेंगे। आपको इसमें प्रूव क्या करना है, बस मैं यहाँ से शुरू करूंगी। एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये मैंने किया है लगता है कहीं पे। इसी किताब में 6.1 में ही है, और कहाँ? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए ये क्यों नहीं आया? जो आपको प्रूव करना नहीं करना। एंगल ROS कैसे बन रहा है? कर दिया मैंने, चेक ये है एंगल ROS, ये है ना एंगल ROS, ये वाला है एंगल ROS। ये कैसे निकलेगा? अगर मैं ROQ माइनस POS। शांति शांति, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला हिस्सा हटा दूं तो बस ये वाला बच जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगी एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। मतलब मैं इस पूरे एंगल में से ROQ को हटा दूं तो ROS के बराबर आ जाएगा। ये क्यों नहीं निकला? अब मुझे ROQ माइनस POS कैसे लिख दोगे? अब एक बात बता, ये इधर है ये इधर है, माइनस कैसे करें? ROQ माइनस POS, ROQ हो जाएगा हाफ ऑफ POQ। ROQ हो जाएगा, हाँ, हाँ वो ठीक है, मैंने ऐसे ही किया। इजी है। ठीक है, POQ हाफ ऑफ POQ। हाफ ऑफ POQ ऐसे लिखा आपने? POQ को पता यूज नहीं। कहाँ किया? करा POQ तो वैसे लिख लेंगे। करा तो है लेकिन आ गया था हैंड्स प्रूव्ड में, आ गया आ रहा था। हाँ चलो देखिए। अच्छा अब लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो POS चाहिए यहाँ पे, है ना? मुझे क्या चाहिए? POS। अब ये POS मेरे को ROQ को POS में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में आपको करना है एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POR, राइट? ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। POQ इज अ लाइन, सो ईच 90 डिग्री क्यों है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ईच 90 डिग्री। हाँ मतलब ये 90 डिग्री का, तो ये वाला पूरा भी 90 डिग्री का होगा, राइट ना? एंगल POR दो एंगल से जुड़ के बना है। किस किस से बना है? एंगल ROS प्लस POS। हाँ जी, ROS प्लस POS। POS। तो मेरे पास ROQ की वैल्यू क्या आ गई? POS प्लस ROS आ गई। तो मतलब मैं यहाँ अपने ROQ को चेंज कर सकती हूँ। तो आप लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, ROQ की जगह ये रख दीजिए एंगल POS प्लस एंगल ROS। रख दिया हमने। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। एंगल
एस माइनस एंगल POS माइनस एंगल ROS। ROS को उठा के इधर ले आओ, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ROS 2 ROS लगा देंगे यहाँ पे, एंड 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन 2। अब हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव सेम चीज होती है। ये हो गया प्रूव? इजी था बेटा। ये देखो, एक मिनट, सॉरी ROQ क्यों लिखा मैंने? अच्छा सॉरी, सही तो लिखा है। किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ पे ये क्यों लिखा है? ROQ किसके बराबर है? POR के बराबर है। ये है ROQ और ये है POR। अगर मैं ये लाइन हटा दूँ तो दोनों ये बराबर हो गए। POR नहीं ROP होगा। चुप रहे यार, मैम 2 मिनट चुप रहे। सेम लिख बराबर हो गए। तो अब POR, ये जो पूरा POR है ये 2 एंगल से मिलके बना है, ये एडजेसेंट लाइन है, तो ये क्या हो गया? POS और ROS इन दोनों से प्लस होके बना है ना, तो इसीलिए मैंने POR को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया POS प्लस ROS। ठीक है, फिर मैंने इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दिया। कितना इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे हैं, हाँ पढ़, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, सोच। ये तो तुम्हारा ये वाला पेपर था जो सॉल्व करवा दिया मैंने। करेक्शन वर्क घर पे कर लेना, इसकी फोटो भेज दूंगी मैं पूरे। मैम ये जिस दिन कराया था मेरे को उसी दिन इस पर शक था। क्या है? आया ना, मैंने भी दिया था।